हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन या फिर कभी कभी कुछ करंट से भी पूछ लेता है, तो आप पर्यावरण को इग्नोर ना करें। और बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी डिफिनेशंस वगैरह आती हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार डिफिनेशंस को आप एक बार एक कॉपी में नोट कर लें, फिर उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहें। तो 4-5 डिफिनेशंस जो कि काफ़ी फेमस हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसको ज़रूर आप याद करके रखें। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? जिन्सबर्ग, रॉस, निकोला डार्सी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रॉस। ठीक है, की पॉइंट की बात मैं करती हूँ बार बार। पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है, इन्होंने कहा कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो बाहरी शक्ति की बात होगी तो वो कौन आ जाएगा वहाँ पे? रॉस आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, दूसरा है निकोला डार्सी, गिलेन या जिन्सबर्ग। तो ये परिभाषा जो है आपकी वो जिन्सबर्ग महोदय की है। तो जिन्सबर्ग ने कहा पर्यावरण वह एक वस्तु जो चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वही क्या है? हमारा पर्यावरण। और पर्यावरण के अंतर्गत आप जानते हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सभी मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो जिन्सबर्ग महोदय ये काफ़ी स्मार्ट निकले और इन्होंने इस चीज़ को बता दिया कि जो चीज़ आपको चारों ओर से घेरे भी हुए और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जो आपका की वर्ड है, चारों तरफ से घेरे हुए। कोई भी चीज़ हमें चारों तरफ से घेर लेगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जरूर हमारे ऊपर आएगा। और ये किसने कहा? जिन्सबर्ग महोदय ने कहा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्वान ने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक पर्यावरण। उनका नाम क्या है? तो इन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने कैसे कैसे आपको विभाजित किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रॉस, दूसरा गिलेन, तीसरा है आपका मैकाइवर और आगबन तथा निम्कॉफ। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैकाइवर महोदय जो हैं, इन्होंने क्या किया? भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि इन्होंने इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया मैकाइवर ने। और भौतिक के अंतर्गत क्या सब आएंगे? हमारे पर्वत, पठार, खेत, नदियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक के अंतर्गत आती हैं। और आर्थिक में आपका जो चीज़ें आपको जीवन जीने के लिए उपयोगी हैं, वो सारी चीज़ें पर्यावरण में, जैसे कच्चा माल, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके आर्थिक में आएंगी। तथा सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है और जब भी वो रहता है तो वो एक समाज बना करके अपने अगल बगल रहता है। ठीक है, तो मैकाइवर एंड पेज क्योंकि समाजशास्त्री थे और इन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल कहा ही, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, इन तीनों को मैकाइवर एंड पेज ने विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक या भौगोलिक, सेकंड सामाजिक, सी है आपका सांस्कृतिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये आंसर है, इसमें आपका आता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक जो पर्यावरण है उसका आपके जनजीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये पूछ क्या रहा है? प्रभाव तो सब पर पड़ता है,
लेकिन सर्वाधिक प्रभाव, तो सर्वाधिक प्रभाव जैसी स्थिति में हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे अगर हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो हमारे खान पान, हमारे वस्त्र, इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति ही तो है ना। और सामाजिक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जहाँ भी रहेगा समाज में ही रहेगा। संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, परंतु इतना ज़्यादा नहीं पड़ता इसमें, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसमें आपका आंसर नंबर ए आता है। फिर कौन से प्रकार का पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है? प्राकृतिक या भौगोलिक, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण जो है वो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो आप बहुत ही अच्छे से, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, कोरोना जैसी आपदा भी इसका हमारे साथ एक उदाहरण है। ठीक है, तो करंट में हम देख ही रहे हैं कि जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपातकाल ही एक तरह का है जो इस टाइम आया हुआ है कोरोना के समय में, तो ये प्राकृतिक है, भौगोलिक है, मतलब कि ये प्राकृतिक है। भौगोलिक में आपकी जो संरचना जहाँ पर आप रहते हैं, इस पर भी हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते ना। और आपका समाज पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, संस्कृति पर भी हम अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि पर्यावरण के मनुष्य के नियंत्रण में क्या, कभी भी प्रकृति मनुष्य के नियंत्रण में नहीं आ सकती है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भौगोलिक परिस्थिति की अनुकूलता का जनसंख्या के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न को ठीक से देखें। ऑप्शन ए है जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है, बी है जनसंख्या कम होती है, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आपका ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भौगोलिक परिस्थिति की अनुकूलता कह रहा है, प्रतिकूलता नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय इस चीज़ों का ध्यान रखें। अनुकूलता का क्या होगा? उससे जनसंख्या तीव्रता से बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या तीव्रता से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब भौगोलिक स्थिति की अनुकूलता होगी। जैसे अगर हम पठारी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आप सभी को मालूम है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपकी? यूपी में है। तो यूपी में क्यों है? क्योंकि पर्वत पठार, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो पर्वत नहीं है, और ये क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यूपी कैसा है? मैदानी क्षेत्र है, और साथ ही साथ जहाँ पर मैदान है और वहाँ क्या है, नदियाँ हैं, और नदियों से क्या, पानी है। पानी की वजह से वहाँ की जो हमारे यहाँ पे फार्म्स हैं, जो हमारे खेत हैं, वो काफ़ी उपजाऊ हैं। तो खेती के लिए अनुकूल ज़मीन है और रहने के लिए भी बराबर मतलब मैदान है। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग बसेंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भौगोलिक परिस्थिति की अनुकूलता का जनसंख्या के घनत्व पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है। और आप देखेंगे जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी सापेक्ष में है, आप उसको देखिए और आंसर बताइए। जनसंख्या का घनत्व पर्यावरण के प्रतिकूलता के कारण कम हो जाता है, कहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है? अब देखिए वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, पर्यावरण की अनुकूलता, और ये क्या है, पर्यावरण की प्रतिकूलता। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पर्वत, सेकंड है रेगिस्तान, सी है आपका बंजर जमीन, डी है इनमें से सभी। तो प्रतिकूलता, तो इसका प्रभाव आपका कहाँ देखने को मिलेगा? इसको आप देखिए तो आपको समझ में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं पूछने की क्या कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले करेक्ट आंसर बता दूँ, इनमें से सभी, ये आपका करेक्ट आंसर है। पर्वत पर रहना मुश्किल होता है, वहाँ पर उतरना चढ़ना और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी क्या होती है, प्राप्ति बड़ी ही मुश्किल से होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, आपका बी पे आप उत्तराखंड देखिए, हिमाचल देखिए, हाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ की तरह मैदानी क्षेत्र की तरह नहीं होती। आप रेगिस्तान में भी देखिए, रेगिस्तान में क्या है, वाटर, देख ही रहे हैं कि वाटर लेवल क्या हो रहा है, कितना नीचा होता चला जा रहा है, पानी की बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा गर्मी, ये सारी चीज़ें
रेगिस्तान में आपको देखने को मिलती है। बंजर ज़मीन, अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है, अगर आपकी ज़मीन क्या नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो क्या होगा, खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं हो पाती है तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जहाँ पर रहें वहाँ हम प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण रहें, पानी हो, ज़मीन उपजाऊ हो, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रख करके हम वहाँ पर रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर मकान कहाँ पर लकड़ी के बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ भूचाल अधिक आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर, प्राकृतिक पर्यावरण को जब आप ध्यान में रख करके मकान बनाएंगे, लकड़ी के मकान की बात यहाँ पूछ रहा है आपको, तो उसमें आंसर है, ऑप्शन है आपका टुंड्रा प्रदेश, जापान, भारत, अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, हमारे जापान में भूचाल सबसे ज़्यादा आता है। तो इसलिए क्या होता है, लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, और लकड़ी के मकान इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे वो टूटे फूटे तो जैसे अगर लोग भी हैं वहाँ पे तो ज़्यादा कम से कम हानि हो उनको। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश बहुत ही ठंडी जगह है। भारत पे इतना ज़्यादा भूचाल नहीं आता, अमेरिका भी उसी तरह से है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, बी। भौगोलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक पर्यावरण का जनजीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे शीत प्रदेशों में वस्त्र पहने जाते हैं। अब जो भौगोलिक पर्यावरण, तो इसका आंसर हल्के, ढीले और सूती वस्त्र, जानवरों की खाल, ऊनी तथा मोटे, इनमें से कोई नहीं। ठीक, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे इस पर ना जाएं, जनजीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इस पर ना जाते हुए शीत प्रदेशों को देखें। ठीक है, शीत प्रदेशों में वस्त्र कैसे, शीत प्रदेश की बात हुई तो हमको याद आ गई वूल की, इसका क्या मतलब, ऊनी, ठंडक लग हो रही है ना, तो ऊनी तथा मोटे कपड़े। तो आंसर सी इज करेक्ट, आपका सी करेक्ट है। हल्के ढीले तथा सूती, यह तो हम क्या पहनेंगे, यूपी में पहनेंगे ना, गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर। आपके जानवरों की खाल के वस्त्र हम लोग प्रायः यूज़ नहीं करते, आदिवासी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो और इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेशों में मकान बनाए जाते हैं जहाँ पे पर्वत हैं, जैसे आपका है हिमाचल है, उत्तराखंड है, आपका कश्मीर है, ये सारी जगहों में क्या होता है, मकान कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर मकान लकड़ी के बनाए जाते हैं, ईंट व सीमेंट, पत्थर और लकड़ी के, बर्फ़ के। तो इसमें जो इसका जो बेस मटीरियल है वो वुड ही है। ठीक है, तो वुड होने की वजह से ये हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका है बेस मटीरियल सी, और आपका पत्थर एवं लकड़ी के, क्योंकि पर्वतीय प्रदेशों में पत्थर की क्या होती है, अधिकता होती है, वो पत्थर का यूज़ करेंगे और लकड़ी का यूज़ करेंगे। तो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण का जनजीवन के खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बंगाल में क्या खाया जाता है, गेहूँ, मांस व शराब, मछली व चावल, इनमें से कुछ नहीं। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है, मछली व चावल। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जनजीवन के खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बंगाल कहाँ है, बंगाल जो है वहाँ पर क्या है, समुद्री बंगाल की खाड़ी उससे लगा हुआ क्षेत्र है, और वहाँ पर ताज़ी मछली का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र भी है, आपको मालूम होगा। वहाँ पे क्या, मछली बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, और साथ ही साथ में पानी की अधिकता होने के कारण आप जानते हो ना, बंगाल के चावल भी बहुत फेमस होते हैं। तो वहाँ पे चावल का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है और मछली का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशनल फूड है वो क्या है, मछली और चावल। ठीक है, तो आपका जैसे कि पंजाब का क्या है, पंजाब के तो आपको मालूम होंगे, अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे छोले भटूरे ना, तो उसी तरह से केरला का आपका हो गया इडली डोसा। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें हैं। वायु प्रदूषण जिन बीमारियों के लिए उत्तरदायी है उनमें नहीं है, श्वसन रोग, हृदय रोग, क्षय रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग और कृमि रोग। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर है कृमि रोग। वायु प्रदूषण
यहाँ पे वायु प्रदूषण पूछ रहा है, ना कि जल प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी। वायु प्रदूषण से श्वसन रोग, हाँ नाक से सांस लेंगे तो होगा। हृदय रोग और क्षय रोग, ये फेफड़ों का रोग होगा, और अगर फेफड़ों का रोग होगा तो क्या होगा, ब्लड के साथ क्या हो जाएंगी, प्रदूषण अगर हमारे ब्लड में जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारे हृदय में जो इसको कि हम पेस मेकर की संज्ञा देते हैं, इसकी जो धमनियाँ हैं उनमें भी रक्त प्रवाह के साथ अशुद्धियाँ मिल जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, हृदय रोग हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के रोग, हाँ लेड, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपने बार बार सुना होगा, लेड, शीशा किस पर प्रभाव डालता है हमारे, और लेड मिलाया किस में जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ओके, तो ये हमारे पेट्रोल में मिलाया जाता है, जो कि कारें, मोटर बाइक्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो इससे क्या होता है, उसमें लेड की मिलावट होती है, और लेड की मिलावट होती है, फिर उसके बाद जब उसका धुआं सड़कों पर फैलता है तो हमारे सांस के माध्यम से लेड हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, और तंत्रिका तंत्र के विभिन्न रोग हो सकते हैं। तो आंसर डी इसमें हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में हजारों व्यक्तियों की मिग के दुष्प्रभाव से मृत्यु हुई। कब? सन 1988 में, सन 1984 में, सन 1985 में, सन 1986 में। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, 2 दिसंबर सन 1984 में हमारे जो इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भोपाल में जो, और कारखाना किस चीज़ का था, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है कि ये कारखाना हमारा किस चीज़ का था। तो ये कारखाना था यूनियन कार्बाइड का था, ठीक है, और उसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसमें क्या हुआ था, गैस का लीकेज हो गया था, और जितने लोग उस वहाँ पे थे वो सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी 2 दिसंबर सन 1984 में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी त्रासदी थी, इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, उसको क्या, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें प्रयोग होने वाली जो गैस थी, मिग की बात हुई ना, हाँ मिग, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका फुल फॉर्म आप नोट करें, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, आई होप कि मैं इतना साफ बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो इसको मिग भी, कभी कभी मिग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कौन सा कारखाना है, यूनियन कार्बाइड का, कब हुई थी, डेट तक पूछ लेता है। तो आप याद रखें 2 दिसंबर सन 1984 को, यहाँ पे है 2 दिसंबर, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, 2 दिसंबर 1984 को, और इसी को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को बांटा गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को बांटा गया है किसमें, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। अभी मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हैं। इसमें जो है करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। इनमें से तीनों, स्थलमंडल भी हमारे पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार मतलब अंतर्गत आता है आपका, वायुमंडल भी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा, और जलमंडल भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण है किसी गैस की वृद्धि, किसी अशुद्ध पदार्थ का समावेश, उपर्युक्त दोनों, और उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण हमारा किसी अशुद्ध पदार्थ का समावेश भी है, और वायु प्रदूषण किसी गैस की वृद्धि भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है आंसर नंबर सी।
उपयुक्त दोनों। हाँ, कोई भी गैस अगर वायु में मिल जाएगी तो क्या होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि हमारा आपका जैसे कार्बन की CO2, जैसे CO2 है तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर ऑक्सीजन हटा दें तो यहाँ पे CO में क्या हो जाएगा, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कोई चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तब पर भी, या फिर हम ये कहें कि C2O2 हो जाए, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाए, तब भी इससे हमें दिक्कत होगी। किसी अशुद्ध पदार्थ का समावेश, अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होता है वो क्यों, जैसे पेट्रोलियम है, कल कारखाने हैं, ये सब अशुद्ध पदार्थ ही तो निकलते हैं और वो हवा में मिल जाते हैं, और हवा में मिलने के बाद फिर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, तो वही क्या है, हमारे वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को वायु के संगठन में कौन असंतुलित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वनों का काटना, सेकंड ऑप्शन है कारखानों तथा औद्योगिक संस्थाओं की अधिकता से CO2 की मात्रा बढ़ाना, और सी है आपका स्वचालित मोटर वाहनों से अनेक प्रकार की विषैली गैसें निकालना, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपने देखा ये आपका जो ए है वनों का काटना, हाँ उससे अधिकता होती है। कारखानों तथा औद्योगिक संस्थान की अधिकता से CO2 की मात्रा बढ़ाना, हाँ ये भी होगा आपका, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है आपका। और स्वचालित मोटर वाहनों से अनेक प्रकार की विषैली गैसें निकलना, जी ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, डी। तो इसमें आंसर डी, तो इसमें सभी सही है, तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो आपका जो है ये इसमें जो जल प्रदूषण फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे है आपका ध्वनि प्रदूषण, सी है आपका वायु प्रदूषण, और डी है आपका इनमें से सभी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण, जो आपका वायु प्रदूषण है इससे क्या होगा, व्यक्ति को घुटन, जैसे हम सांस लिए हमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जब बहुत ज़्यादा हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें घुटन होगी, उसकी वजह से सिर दर्द भी आपने देखा होगा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है तो क्या घुटन एवं सिर दर्द, उसका बहुत ही सिंपल उदाहरण है। अतिसार, भारीपन, भूख ना लगना, ये सब भी है। अतिसार आप जल प्रदूषण में भी ले सकते हैं, फिलहाल इसमें ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं, अतिसार भी उसके अंतर्गत आ सकता है, लेकिन ये मेजर नहीं माइनर है, और भारी मेजर नहीं माइनर है। और आपका भारीपन, भूख ना लगना, ये सारे आपके जो हैं ये सब वायु प्रदूषण के हैं, क्योंकि अगर आपके नाक से विषैली गैसें अंदर जाएंगी, जाने के बाद आपके फेफड़ों के थ्रू, मतलब सांस लेंगे आप तो उसके फेफड़ों के थ्रू क्या होगा, ब्लड में मिलेगी तो आपके दिमाग में जाएगी, जिससे कि आपको सिर दर्द और ये भारीपन ये सब चीज़ें लगेंगी। भूख ना लगना, ये सब तो उसके लक्षण हैं। यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म होता है, और आप लोग ज़रूर बताएं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, मैं उसी हिसाब से अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर के आती रहूँगी। लाइक करें, कमेंट करें, बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।